फिजिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल जो आते हैं वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ जो आपके दिमाग में कोई भी डाउट है वो आप इनसे पूछ सकते हो। आप सबको पता ही है, मेरा नाम सोहेल है और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने 10वीं तो की थी एंजल पब्लिक स्कूल से और फिर मैंने उसके बाद 11th-12th की थी अभिनव एकेडमी से। फिर अभिनव एकेडमी के बाद 10वीं में तो मेरे आए थे 95% और 12th में मेरे कम हो गए थे 83%। ठीक है, और साइंस का ऐसा ही है थोड़ा, अपने मेरे साथ और भी थे, हमने जोश जोश में साइंस ले तो ली लेकिन फिर थोड़ा उसमें गड़बड़ा गए, लेकिन फिर भी हमने एडजस्ट कर लिया। तो फिर मैं 12th के बाद में चला गया सीकर में मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट सीकर में बहुत हैं, आपको बहुत से मिल जाएंगे, सभी अच्छे अच्छे हैं, एलन, गुरु कृपा, CLC। तो मैंने गुरु कृपा से तैयारी की थी। अब MBBS मैं करूँगा, मुझे कॉलेज भी मिल गई है बीकानेर अब, और राजस्थान की सेकंड बेस्ट कॉलेज है वो, पहली तो जयपुर में और दूसरी बीकानेर में, बीकानेर वाली है। तो अपने को मतलब अब हम MBBS कर रहे हैं, इससे पहले अपने को देना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है नीट UG। वो क्या है, कंपटीशन एग्ज़ाम है। कंपटीशन एग्ज़ाम का यही है कि अपने साथ और भी बहुत बच्चे बैठते हैं, तो अपने को अपना बेस्ट देना होता है। जितना अपना बेस्ट देंगे, अपना बेस्ट देंगे हम, तो हमारा उसमें नंबर आ जाता है। ठीक है, तो टोटल एग्ज़ाम होता है ये 720 नंबर का और इसमें से मुझे मिले 653। ठीक है, टोटल लाखों बच्चे होते हैं, लाखों बच्चे देते हैं एग्ज़ाम। लगभग इस साल हर साल बढ़ते ही हैं, वैसे कहूँ तो इस साल दिए थे 18 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, 18 लाख बच्चों ने। ठीक है, और उसमें से लगभग 18 लाख बच्चे देते हैं। ठीक है, और उसमें से लगभग निकलते 25 से 26 हज़ार बच्चों को सीट मिल जाती है MBBS में, उनको कॉलेज अलॉट हो जाते हैं। और इसका यही है कि अपने जितना अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे, अपने को उतनी अच्छे से अच्छी कॉलेज मिलेगी, अपने उतनी ही अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे उस अच्छी कॉलेज में। अच्छी कॉलेज का मतलब ये है कि अच्छी कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होगी, और ये भी है कि अगर अपने मतलब अच्छे मार्क्स लाएंगे तो अपने को पास मिलेगा कॉलेज। इस कॉलेज का ही सबसे ज़्यादा लफड़ा होता है। वैसे मैं बता दूं कि अपने अच्छा स्कोर करेंगे तो अपने पास, अपने घर के पास, राजस्थान के अंदर ही अपने को कॉलेज मिल जाती है। ठीक है, अगर अपना स्कोर थोड़ा कम रहता है ना, तो अपने को क्या है, राजस्थान से बाहर जाना पड़ जाता है। लेकिन उसका क्या इतना चक्कर नहीं होता। बाहर देखो, अपने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, बाहर कहीं ना कहीं किसी काम से जाना ही पड़ता है। अब ज़िंदगी के मतलब 5 साल होते हैं, देखो MBBS के 5 साल MBBS को हो गए, उसके बाद में 2 से 3 साल जो है अपने को, उसके बाद PG भी करनी पड़ती है, अपने स्पेशलाइजेशन। जैसे अपने किसका डॉक्टर बनते हैं, हार्ट का, हड्डियों का, किसका डॉक्टर बनेंगे, तो उसके MBBS के बाद में इसका स्पेशलाइजेशन होता है, 2 से 3 साल का होता है ये। तो अपने को कहीं ना कहीं तो बाहर जाना पड़ेगा, तो उससे अपने को डरना नहीं है। ठीक है, बाहर जाने से क्या है, कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि हमें बाहर जाना पड़ेगा, घर से बाहर कैसे हम वहाँ पे अपना ध्यान रखेंगे, तो उसका ज़्यादा लोड लेना नहीं है। अपने टाइम के साथ क्या है, अपने वहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लाइफ में हमको बाहर जाना ही पड़ता है। अब जैसे मैं बीकानेर जाऊँगा, बीकानेर के बाद में पता नहीं मेरी कहाँ पोस्टिंग आ जाए, राजस्थान से भी बाहर जाना पड़ जाए, तो मुझे जाना पड़ेगा, इसका इलाज नहीं है कोई। ठीक है, और तो ये सब है। अब MBBS मैं करूँगा 5 साल की, उसके बाद में मैं PG का भी एग्ज़ाम होता है। जैसे मैं ये नीट UG दिया मैंने, MBBS के बाद में नीट PG होता है, नीट PG का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर वो भी कंपटीशन एग्ज़ाम ही है, उसमें भी आपको तैयारी करके अच्छी तरह वो एग्ज़ाम देना पड़ता है। फिर आपको आगे स्पेशलाइजेशन मिलता है। स्पेशलाइजेशन मतलब कौन से आप, जैसे न्यूरो सर्जन हो गया, दिमाग का जो डॉक्टर होता है, ब्रेन का, कार्डियो सर्जन होता है, हार्ट का डॉक्टर होता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है, जैसे अपनी हड्डियों वगैरह, इनका ये होता है उसमें। ठीक है, तो ये सब है। अब आप लोग पूछ सकते हो कुछ, आप जो भी पूछना चाहो। आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, पूछ लो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। क्या किसी के दिमाग में कोई सवाल है तो खड़े होकर पूछो। बच्चों के सबसे ज़्यादा दिमाग में जो सवाल चल रहा है वो ये चल रहा है कि अगर मान लो हमारे 10th क्लास में नंबर कम आते हैं, मान लो 60% आते हैं या अबव 60 आते हैं या 65 आते हैं, तो क्या हम उस लायक हैं कि हम PMT या नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते? देखो, मार्क्स का तो यही है कि मार्क्स अपने क्या है, बस
उससे अपने को दूसरे अपने को जज करते हैं कि इसके इतने मार्क्स हैं, उसके इतने। बाकी उसका मैं बता दूं, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है ना तो मार्क्स इतने मैटर नहीं करते। जैसे मैं बता दूं आपको, मेरे 10वीं में 95% आए थे, ठीक है, और मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आए थे मेरे, और सभी मेरे घर वाले काफ़ी खुश थे, मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। उसके बाद में मैंने साइंस ले ली 11th-12th में, लेकिन उसके बाद मेरे मार्क्स कम हो गए थे 12th में मेरे 83% ही आए थे। मेरे से ऊपर भी बहुत से बच्चे थे, मेरे से ऊपर थे बहुत से बच्चे जिनके 90% आए थे 12th में, 95 आए थे कुछ बच्चों के, ठीक है। लेकिन आज मैं MBBS करूँगा, लेकिन वो MBBS नहीं कर रहे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरा हो गया। तो मार्क्स क्या है, मार्क्स का इतना रोल नहीं होता। हाँ, मार्क्स से अब आपको इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप तैयारी नहीं करो, ठीक है, क्या मार्क्स का इतना रोल नहीं होता। तैयारी आपको जितनी करनी है, तैयारी आप अपने हिसाब से जितनी करोगे ना, वो मतलब अपना बेस्ट दो, ये है। आप अपने ऊपर कुछ भी डाउट मत करो कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा, आप ये मत करो, ठीक है। आप सिर्फ अपना बेस्ट देने की ट्राई करो, और आपके साथ इंशाल्लाह अच्छा ही होगा आगे। जैसे मैं बता दूँ, अब मैं कोचिंग में तैयारी कर रहा था, वहाँ पे भी हमारे पेपर होते हैं, तो 720 का ही वहाँ पे पेपर होता था, मेन पेपर भी 720 का ही होता है, और वहाँ पे कोचिंग में भी 720 का होता है। तो मुझसे भी काफ़ी अच्छे परफॉर्म करने वाले बच्चे थे, जिनके मतलब 680 690 आते थे कोचिंग में, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेन पेपर में मेरे ज़्यादा आए हैं उनसे, मेरे 653 आए हैं, लेकिन उन बच्चों के कहीं 620 630 इतने ही रह गए, और कोचिंग में उनके मेरे से अच्छे नंबर आते थे। तो ये इतना मैटर नहीं करता, आप बस अपने ऊपर भरोसा रखो और अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। ठीक है, ये आपने 10th जो पढ़ी थी वो किस टाइम से, कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ा था, ये पूछना चाहिए। देखो, अपने मतलब कोई भी किसी भी तरह की पढ़ाई करते हैं ना, तो अपने को लगता है मतलब अपने क्या ही कैसे पढ़े, क्या अपने स्पेशल करे, तो वो इतना नहीं होता। अब आप पढ़ाई करोगे ना, आपको पता चलता रहेगा, आप पढ़ते रहोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ कब पढ़नी है, आपको कितनी फिजिक्स पढ़नी है, कितनी केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट आपको पता चल जाएगा साथ में। बस ये है कि आप क्या है, अपनी सिटिंग बनाए रखो कि मुझे हाँ पढ़ना है, इतनी देर से इतनी तक मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है और मुझे कंप्लीट करना है। आप जैसे स्कूल जाओगे, आपको जो काम मिलेगा, आप घर पे आओगे, आपको वो घर का काम करना है, तो वो काम आपको मतलब जितना भी टाइम लगे, कुछ भी लगे, आपको वो काम करना है, ठीक है। आपको साथ साथ में पता चलता रहेगा कि हाँ मेरी ये चीज़, अब आपको पता तो चलेगा कि आप पढ़ोगे कि हाँ ये मेरी चीज़ कंप्लीट हो गई है, हाँ ये मेरी चीज़ थोड़ी बची, इसमें मुझे अपना थोड़ा और इसमें मुझे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको साथ साथ में पता चलता रहेगा। तो ये क्या है, इसको आप मतलब ज़्यादा स्पेशल मत बनाना, ज़्यादा लोड मत लेना कि हाँ मुझे तो ऐसे तैयारी करनी पड़ेगी, इतने बच्चे हैं ऐसे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस आपको जो काम मिलता है आप वो करते रहो, उसको पूरा करो, बाकी ज़्यादा लोड नहीं लेना। और कोई क्लियर? पूछ लो। तब अब डॉक्टर तस्लीम को बुलाते हैं, वो भी आपको कुछ बताएगी, ठीक है? मैं पूछा गया। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको सर ने बताया कि मेरा नाम तस्लीम है, और मैं अभी मेरा नीट UG के अंदर सिलेक्शन हुआ है। कॉलेज अभी मुझे नहीं मिली है, लेकिन सेकंड लिस्ट में मिल जाएगी इंशाल्लाह। और मुझे आप सबको भी देख के बहुत अच्छा लगा कि मेरी इतनी मुस्लिम बहनें पढ़ रही हैं, क्योंकि सोसाइटी में यही है कि मुस्लिम बहुत कम पढ़ते हैं और लड़कियां तो बहुत ही कम पढ़ती हैं। तो यही चीज़ है कि हमें उनको गलत ठहराना है, मुसलमानों को आगे बढ़ना है, अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को आगे लेके जाना है। आप सबको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी जो 10th तक की स्टडीज़ थी वो एंजल पब्लिक स्कूल में की थी, और 11th 12th है वो मैंने अपाला स्कूल से की थी। 10th में मेरे 89 थे परसेंटेज, और 12th में मेरे 91 थे परसेंटेज। फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन की थी 1 साल, तो गुरु कृपा से ही नीट की, और फिर एक साल ऑफलाइन की थी, इस साल मेरा हो गया। तो ऑफ़लाइन जो है मुझे बहुत अच्छा लगा ऑनलाइन से ज़्यादा, क्योंकि इंटरेक्शन होता है टीचर्स के साथ में, बच्चों के साथ में। और ऑनलाइन जो है कि एक आइसोलेट हो जाते हो आप, मतलब अपने घर में खुद का ही हो जाता है, तो वो इतना इफ़ेक्ट नहीं करता। जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके अंदर जब आप फील करते हो कि हाँ ये मेरे कॉम्पिटिटर हैं, इनके साथ मुझे कम्पीट करना, वो दिखते हैं वहाँ पर बच्चे उतने, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है।
और बाकी जैसे इन्होंने पूछा कि कितना सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, तो वो अलग अलग बच्चे का होता है। जैसे मेरी मैथ्स बहुत वीक थी 10th में, तो मैंने मैथ्स की ट्यूशन ली थी, बाकी किसी सब्जेक्ट की नहीं ली थी। मकबूल सर ने मुझे ट्यूशन दी थी मैथ्स की, तो मुझे उसमें काफ़ी हेल्प हुई थी। जो टीचर्स हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं कि आपकी जो कमज़ोरियाँ हैं वो आपको पता चलती हैं, टेस्ट देने से पता चलती हैं कि हाँ ये सब्जेक्ट हमारा थोड़ा वीक है, तो इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए। और कईयों की काफ़ी अच्छी, तो जैसे मेरी बायो काफ़ी अच्छी थी, 10th में भी बायो मेरी काफ़ी अच्छी थी, इसलिए मैंने 11th में भी बायो ही ली। और मैथ्स मेरी काफ़ी वीक थी, तो इसलिए मुझे फ़िज़िक्स में भी बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल आती थी। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई वीक है सब्जेक्ट तो आप उसको छोड़ दें या उससे डरें। जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे ना उतना आएगा। जैसे मैथ्स में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपको उतनी मैथ्स आएगी। तो ये सब कुछ है। और मैं आप सबको बस ये कहना चाहती हूँ कि पढ़ते रहना, कभी भी ऐसा नहीं कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं या हम कमज़ोर हैं तो आप उस चीज़ से पढ़ाई को छोड़ दो। पढ़ाई आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही आपको, अपने परिवार को, सबको आगे लेके जाएगा। और कुछ पूछना है, कोई डाउट हो? ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया कि लड़की भी कुछ कर सकती है। ये तो क्लियर हो गया इनको देख के, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इनसे कोई और चीज़ पूछनी है सब्जेक्ट के बारे में या कोई और प्लानिंग के बारे में, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, तो आप पूछ सकते हो। सही में बताऊँ, लड़कियाँ ही पढ़ रही हैं अपने, अभी एग्ज़ाम हुआ है ना, इसमें मतलब उस मुसलमानों को बता रहा हूँ, मुसलमानों में सबसे ज़्यादा लड़कियाँ सिलेक्ट हुई हैं, लड़के तो बहुत कम हुए हैं, लड़कियों का बहुत कम सिलेक्ट हुआ है। हार मत मानना इसको कि हम लड़कियां हैं, कुछ आपकी मेहनत है आपके साथ में, आपके मम्मी पापा का सपोर्ट है, टीचर्स का सपोर्ट है, वही सब कुछ है। पूछना है और मैम वैसे आप मतलब आपने कर लिया, बाकी किस चीज़ के पेपर दोगे या फिर? नहीं, अब जैसे नीट हो गया तो अभी 5 साल की MBBS होगी, तो 5 साल की MBBS तो नॉर्मली मेडिसिन जो पढ़ाई जो नॉर्मल सभी करते हैं, फिर उसके बाद में स्पेशलाइजेशन होती है। आपकी जितनी अच्छी MBBS होती है ना उतने आपको अच्छे मिलते हैं। जैसे सबसे अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट होता है, फिर कार्डियोलॉजिस्ट होता है, तो उस हिसाब से आपकी स्पेशलाइजेशन फिर होती है। ये सारे बच्चे 10वीं क्लास की हैं, इनको पढ़ने का क्या उनकी मतलब मेथड लेना चाहिए, क्या तरीका लेना चाहिए, वो बताओ। कितने घंटे पढ़ना चाहिए? जैसे आप बोर्ड्स को फेस करोगे, 10th क्लास में हो, तो सबसे पहले तो जो आपके टीचर्स, आपके स्कूल में जो हो रहा है वो अच्छे से पढ़ो। जो आपके टीचर्स, आप जैसे कोचिंग भी कर रहे हो, तो जो आपको वो काम दे रहे हैं ना वो अच्छे से करो, उसको डिले मत करो कि आज का काम है तो ये कल कर लूँगी। जो आज का काम आपको मिला है, कोचिंग में मिला है या स्कूल में मिला है, वो आज के आज पूरा करने की कोशिश करो कि हाँ ये काम हो गया तो मैंने इसको कर लिया। हर एक सब्जेक्ट की, अब जैसे मान लो अगर आपका मैथ्स थोड़ा वीक है तो उसको आप 2-2.5 घंटे दे दो। अगर आपकी हिंदी है, जैसे हिंदी आपको आती है तो उसको 2 घंटे दे दो। जिस चीज़ को आपकी वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, और जो आपकी अच्छी है, जो आप थोड़े कम टाइम में कर सकते हो, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। और ज़्यादा से ज़्यादा, अब जैसे मैंने की थी घर पे रह के भी पढ़ाई, तो मैंने घर का काम तो बहुत कम किया था। और वही है कि मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट भी बहुत किया, बहुत कम बोलते थे मुझे कोई काम के लिए, वरना मैं पढ़ती ही रहती थी। अपना रूटीन बनाओ। बाकी सब चीज़ें जैसे मोबाइल फ़ोन है वो सिर्फ आप अपने स्टडीज़ के लिए यूज़ में लो, कि अगर आपको उस पर कुछ देखना है या कुछ, बाकी उस ऐसे कि उससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। हम ऐसे सोचते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए लेके बैठ रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है हमारा। तो उस चीज़ को थोड़ा कम करो, इन चीज़ों से बाहर रहोगे। खेल कूद से थोड़ा, जैसे आप बोर्ड फेस कर रहे हो तो इस चीज़ के लिए कि आपको थोड़ा अलग रहना पड़ता है। खेल कूद से थोड़ा, हाँ खेलो, बाहर भी जाओ, लेकिन कुछ टाइम के लिए अपना टाइम शेड्यूल बना लो कि हाँ मुझे इतना टाइम अपनी पढ़ाई को देना है। जो चीज़ आपको अच्छी है, जैसे अगर हिंदी इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग है तो उसको थोड़ा कम टाइम दो। और जैसे मैथ्स है तो मेरी मैथ्स वीक थी तो मैंने मैथ्स को ही सबसे ज़्यादा टाइम दिया था 10th में। कोचिंग भी जाती थी, उसके अलावा भी प्रैक्टिस भी करते थे। और बाकी जो आपकी स्कूल की बुक्स है ना, जैसे बोर्ड अगर आप फेस कर रहे हो तो काफ़ी हैं। जैसे कुछ लोग है ना अलग से सैम्पल पेपर तो आपके जब आपको रिवीजन के टाइम पे एकदम लास्ट में यूज़ आता है। उसका ऐसे नहीं है कि पहले आप अदर बुक पढ़ने लग जाओ। जो आपके टीचर आपको बताते हैं ना कि ये बुक अच्छी है, या फिर जो आपकी स्कूल में लगती है, आप सिर्फ उसको ही करो और बार बार में उसका ही रिवीजन करो। ऐसे नहीं है कि ये बुक भी उठा लाए, वो भी बुक भी उठा लाए, क्योंकि एक सब्जेक्ट की मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं। तो ऐसे नहीं है, जो आपको टीचर्स बताते हैं और जो आपकी स्कूल में है ना वही सबसे बेस्ट रहेगी। ठीक है, दोनों डॉक्टर से आपको पता चला है कि अगर
अगर आपको इस पड़ाव तक पहुंचना है तो आपको अपनी हर चीज़ को शेड्यूल करना पड़ेगा, हर चीज़ को मतलब निर्धारित करना पड़ेगा कि आप मान लो किसी बच्चे को मैथ बहुत बढ़िया आ रही है तो कई बच्चे क्या करते हैं सारे दिन ही मैथ निकालते हैं कि यार यही मेरे को आ रहा है इसको ही करते हैं। तो आपको मैथ तो आ ही रहा है, इंग्लिश आपको कितनी आ रही है, SST आपको कितनी आ रही है, 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, तो आपको वो सारा टाइमिंग जो है सब्जेक्ट की वो सेट करनी पड़ेगी। और इवन यहाँ तक आपको ये भी सेट करना पड़ेगा कि आपको खाना कितनी बजे खाना है, कितनी बजे आपको उठना है, कितनी बजे आपको सोना है। तो ये सारी चीज़ें साथ चलती है बेटा। अगर और कुछ डाउट आपके मन में है तो आप दोनों डॉक्टर से पूछ सकते हो। और अब हम इनका क्या है कि पगड़ी पहनाकर और वो सम्मान प्रतीक देकर इनका सम्मान करेंगे। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि जब आप पढ़ाई करते हो तो सबसे ज़्यादा कोऑपरेट आपको अपनी मम्मी पापा करते हैं। कौन करते हैं? इनको भी इनके मम्मी पापा ने पूरा साथ दिया है। इनको जो चीज़ चाहिए थी वो उनको मिली। जिस टाइम भी इनको किसी बुक की ज़रूरत है, किसी ट्यूशन की ज़रूरत है, किसी भी स्टडी से संबंधित किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी तो इन्होंने इनको ला के दी और इन्होंने भी इनके हौसलों को नहीं तोड़ा। तो एक बार इनके पापा के लिए भी आप जोरदार। ने एक सपना दिया था कि हमारी लड़कियां हम एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे थे, तो वो हमारे ये दिक्कत आई कि हॉस्पिटल चलाएगा कौन। तो हमें इस बात का ही पता चल गया कि हमारी लड़कियां हॉस्पिटल और सब कुछ चला सकती है। हमारा जो 40 साल पहले सपना लिया था, इन लड़कियों ने वो सपना हमारा साकार कर दिया। सपना लेना तो हर कोई ले लेता है, पर इन लड़कियों ने साकार कर दिया। इस लड़के और लड़की को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको 5-5 लड़के और लड़कियाँ जिस मंजिल पे आप पहुँची हो उस मंजिल पे आपको पहुँचाना आपकी कर्तव्य बनता है। और सागे दीन और दुनिया भी ये कोचिंग क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है कि दीन भी होना चाहिए और दुनिया भी होनी चाहिए। तो आपके हाथ में ये लगाम है। कौम की सारी बात मैं आपको जिम्मेदारी देता हूँ। जिस मंजिल पे आपको घर वालों ने पहुँचाया है, अब कौम की बच्चियाँ और कौम के लोग बहुत बड़ी उम्मीद कर रहे हैं आपसे, और आपको इन सब को साथ लेकर 5-5 लड़के और लड़कियाँ। माशाल्लाह हम सब के लिए बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज के, हमारे परिवार के एक बच्चे और एक बच्चियों ने इस मकाम तक पहुंचने का जो है सफ़र तय किया है। और हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सबको अपने मकाम तक जो है मुकम्मल पहुंचाए और इससे भी ज़्यादा तरक्यात से नवाजे। ये हमारे लिए नमूना है। हमने इनको इसलिए यहाँ बुलाया है ताकि आपके अंदर भी एक शौक़ और जज्बा पैदा हो। सबसे बड़ी ताकत जो है वो तालीम की है, शिक्षा की है। अगर आपने किसी हुनर को अपने अंदर दाखिल किया है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आपको सलाम करने के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन अगर आपके अंदर कोई हुनर नहीं है, कोई कमाल नहीं है, तो फिर आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। ये दोनों बच्चे और बच्चियाँ ये भी आपकी तरह है, लेकिन आज इनको इतना एजाज़ जो मिला है इस बुनियाद पे मिला है कि इन्होंने रात दिन तालीम के अंदर लगा दिया, रात दिन, तब जाकर इस मकाम पर पहुँचे हैं। तब जाकर हम सब इनको आज इज़्ज़त की और एहतराम की नज़र से देख रहे हैं। इसलिए आप सब बच्चे भी यहाँ से जज्बा और शौक़ लेकर जाएं कि हम भी इतनी तालीम हासिल करेंगे, इतना पढ़ेंगे, इतना लिखेंगे कि हम भी इस मकाम तक पहुँचें। और देखिए, डॉक्टरी की लाइन से अगर ईमानदारी से सही काम किया जाए तो ये भी जो है समाज सेवा, बहुत बड़ी समाज सेवा है। मरीज़ को सही इलाज मिल जाए और सही दवा मिल जाए, कम पैसे में इलाज हो जाए तो बहुत बड़ी खिदमत है ये। ठीक है, आज हमारे समाज के पास पैसा तो बहुत है लेकिन हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इसलिए बच्चियां जो है वो पर्दे के अंदर होते हुए भी बाज़ मरतबा हॉस्पिटलों में जाके बेपर्दा उनको होना पड़ता है। घंटा घंटा 2-2 घंटा लाइनों में लगना पड़ता है। तो हम अपने अंदर ये काबिलियत पैदा करें कि हम खुद अपना जो है हर मसाइल हल कर सकें। इसलिए मैं जो है बस थोड़ा ही वक्त लेता हूँ। ये दोनों बच्चियाँ मुझे नाम इनका मालूम नहीं है पूरी तरीके से। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला इनको खूब तरक्कियात से नवाजे। अब मैं रफीक जी चौहान से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी बच्चों को 2 शब्द। अस्सलाम वालेकुम। आपके और दोनों डॉक्टर के बीच में मैं ज़्यादा आना नहीं चाहता।
क्योंकि आज के अपने हीरो जो हैं वो ये दोनों हैं। मैं तो बेटा इतनी बात करना चाहता हूँ कि यदि दो ही बंदे कामयाब होते हैं, दो टाइप के लोग कामयाब होते हैं। पहला होता है विद्वान यानी इंटेलिजेंट, जो एक बार पढ़ता है उसको सब कुछ याद रहता है, वो खुदा पाक ने उसको नेमत बख्शी हुई होती है, वो कामयाब होता है। और दूसरा होता है मेहनत कश यानी लेबोरियस। लेबोरियस बंदा भी कामयाब होता है। आप ये नहीं सोचें कि फलां ने एक बार पढ़ा और उसका आंसर दे दिया। आप यदि मेहनत कश हैं तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। किसी ने एक चैप्टर पढ़ा, एक बार में उसको याद रह गया, परंतु दूसरा है वो एक बार में याद नहीं कर पाता, इसलिए आप मेहनत करें, उसको 3 बार पढ़ें। 3 बार रिपीट करेंगे तो आप हो सकता है कि आप उससे आगे निकल जाएं। ऐसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया, इनके नंबर कम थे, वो जो लोग इनके साथ रहते थे उनके काफ़ी मार्क्स ज़्यादा आए थे, फिर भी अल्लाह ने इनको कामयाब दी। उसका क्या कारण रहा कि इन्होंने मेहनत ज़्यादा की, मेहनत की और अल्लाह ने इन्हें कामयाबी बख्शी। 2 बातें हैं, दोनों बातों पर यदि आप अमल करेंगे, इंटेलिजेंट होना नहीं होना अलग बात है, मार्क्स आना नहीं आना वो अलग बात है, वो नंबर हैं आपको देखने के लिए। आप मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आपकी दशा और दिशा दोनों बदलेंगी, आप अपना दृष्टिकोण बदलें। सिर्फ मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी कौम ने दृष्टिकोण बदल लिया है। मेरी कौम की जो बेटियां पढ़ने के लिए आ रही हैं तो ये हमारा दृष्टिकोण तो बदल ही गया, और आप लोग यहाँ बैठे हैं। इस दृष्टिकोण को बदलने की जो बात है, जिन्होंने बदला है मैं उनको भी सैल्यूट करना चाहता हूँ, वो है आपके वालिदैन। आपके वालिदैन ने अपना दृष्टिकोण बदला, तभी आप लोग यहाँ आ पाए हैं। और दृष्टिकोण बदलता है तो दिशा बदलती है और दशा भी बदलती है। हमारा विवेक काम करता है, हम पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। यही सूत्र है पढ़ाई और कामयाबी दोनों का। कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी, कामयाबी देने वाला अल्लाह पाक है, परंतु फिर भी आप दोनों चीज़ों पे ध्यान दें। तो जैसे आप यहाँ बैठे हैं, इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा कि आप में से बच्चे यहाँ बैठेंगे, इतने हम बूढ़े होंगे और हम कहते होंगे कि इन बच्चों को कामयाबी मिले, फिर हम आपको एजाज़नामा देंगे और हम कहते हैं कि आप सबको पगड़ियाँ पहनाएंगे इंशाल्लाह। हमारे इस कोचिंग सेंटर में हमारे बीच में पत्रकारिता से संबंधित भी जनाब बैठे हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगा जेके वर्मा जी से कि वो आगे आए। और शायद फाटक वाले मदरसे से भी कारी साहब यहाँ मौजूद हैं, वो भी आगे तशरीफ लाए। ये अभी जेके वर्मा का परिचय करवाया है। जेके वर्मा छोटे भाई हैं, पत्रकारिता क्षेत्र में आज आपने अच्छा मुकाम हासिल किया है, परंतु ये शिक्षाविद हैं। मजे वाली बात है कि आप आज तक पढ़ाते ही रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, इसलिए इनकी रुचि विद्यार्थियों में रहती है और पुस्तकों में रहती है। तो आज आए शिक्षाविद हैं, अतः जोरदार तालियां बजाएं साथी के लिए। शिक्षा के पहली हैं, शिक्षा की लो जलाने में लगे रहते हैं सदैव, इसलिए मैं सैल्यूट करता हूँ शिक्षा की लो जलाने के लिए।